माय नेम इज विश्वजीत। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएमसी एंड जीपीए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख रहे हो कि जीएमसी फ्रेश प्रपोजल्स एंड रिन्यूअल मार्केट रोलओवर, सेम जीपीए में फ्रेश प्रपोजल एंड रिन्यूअल मार्केट रोलओवर जैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जीएमसी। जीएमसी टाइप ऑफ कवरेज क्या होता है? फ्लोटर एंड नॉन फ्लोटर। व्हाट इज फ्लोटर एंड व्हाट इज नॉन फ्लोटर? सेम लाइक इंडिविजुअल मेडिक्लेम, जब कोई सम इंश्योर्ड फॉर एंटायर फैमिली के लिए लिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द फ्लोटर पॉलिसी। ठीक है, मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो उसका अगर 4 लाख का हम लोग लेते हैं ओवरऑल, तो दैट विल बिकम अ फ्लोटर पॉलिसी। ठीक है, और नॉन फ्लोटर मतलब 4 इंडिविजुअल जब वो लेते हो। तो जीएमसी में सिर्फ नॉन फ्लोटर में यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंस होता है वो है कि अगर जो बेसिकली जीएमसी जैसे लिया जाता है फॉर कॉर्पोरेट्स ओनली, तो यहाँ पे काफ़ी कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हैं। तो अगर वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेते होंगे तो उस टाइम पे हम लोग उसको बोलेंगे नॉन फ्लोटर पॉलिसी में, क्योंकि वहाँ पे कोई फैमिली डेफिनेशन और कुछ रहेगा नहीं। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है फैमिली मेंबर्स कवर कैसे कैसे, मतलब किस किस को हम कर सकते हैं? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एम्प्लॉय स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अभी इसमें है कि पेरेंट्स अगर कोई कवर करना चाहते हैं या अपने डिपेंडेंट्स को भी कवर करना चाहते हैं, तो मेक इट श्योर कि वहाँ पे 100% इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली वो भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू अगर उन लोगों के एचआर पॉलिसी में ऐसे हैं कि डेजिग्नेशन वाइज वो कवर करते हैं, ओनली इन दैट केस दैट कैन बी एक्सेप्टेड। क्योंकि हम लोग जब आरएफक्यू भेजेंगे इंश्योरेंस कंपनी को फॉर कोटेशन, वो लोग पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, मान लीजिए अगर एक डेटा है हम लोग का जिसमें 100 एम्प्लॉयज है, जिसमें कि फैमिली शो कर रहा है कि मान लीजिए 20 जन का। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि सिर्फ 20 जन के शादी हुआ है बाकी सब कुमार है, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम 2-4 जन हो सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, पहले इंश्योर्ड को बोल देते हैं कि अगर मैम आपके अगर वहाँ पे कंपनी नॉर्म्स में ऐसा कुछ है कि आप इस डेजिग्नेशन को ही आप फैमिली दोगे, तो यू नीड टू डिक्लेयर द सेम, बिकॉज हम लोग जब इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट मेल डालेंगे हम लोग उसको अटैच करके भेजते हैं, नहीं तो वो क्वेरी आ जाएगा। सिलेक्टिव बेसिस में नहीं होगा। हाँ, सिलेक्टिव बेसिस का नहीं। हमने ये भी देखा है कि इन-लॉ मतलब पेरेंट्स इन-लॉ, हाँ पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, मतलब आइदर और हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक बंदे ने अपने फादर इन लॉ और मदर को लिया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आइदर ही हैज टू टेक फादर इन लॉ, सॉरी फादर एंड मदर, और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, मतलब क्रॉस कॉम्बिनेशन में नहीं होता है पॉलिसी में। पर किसी का ऐसा होता है ना कि फादर है मदर नहीं है। नहीं, फादर है मदर नहीं है, लेकिन इन दैट केस यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट कि यू कैन ओनली कवर योर फादर। मतलब वहाँ पे क्रॉस कॉम्बिनेशन इंश्योरेंस कंपनीज करते ही नहीं है, आइदर और ऑप्शन में, या तो आप मतलब मम्मी पापा को लो या तो मतलब हाँ इन लॉस के लिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने डिटेल्स लिखे हैं स्कोप ऑफ कवर, जो बेसिक्स रहते हैं। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे एडिशनल कवरेजेस देते हैं, लेकिन एक पॉलिसी जो कि मतलब हाँ इंश्योर्ड को ये फायदेमंद रहेगा, वो बेसिकली इस पॉइंट्स में मतलब रहते हैं। जैसे डिजीज और इंजरी जो कवर होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, देन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, डिजीज स्पेसिफिक एक्सक्लूशन, मैटरनिटी एक्सपेंसेस, बेबी डे 1 कवर, प्री पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस कवर, कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन, डे केयर एक्सपेंसेस कवर, ऑप्शन ऑफ कवरिंग डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन एंड कॉन्जेनिटल डिजीजेस। अभी ये जो टर्म्स है ये सारा कोई मतलब जैसे इंडिविजुअल पॉलिसीज में ही आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू ओनली कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन। बेबी डे 1 कवर, बेबी डे 1 कवर में बता देता हूँ। नहीं वो पता है, वो लोग इंडिविजुअल पॉलिसी में नहीं मिलता, वो आफ्टर 90 डेज है ना। हाँ, आफ्टर 90, देखिए इसमें बेबी डे 1 बेबी जो इंक्लूड होता है पॉलिसी में, जीएमसीबी में वही होता है कि 90 डेज के बाद बेबी इंक्लूड किया जाता है पॉलिसी में। लेकिन व्हाट इज बेबी डे 1 कवर? बेबी डे 1 कवर की अगर आप ये ऑप्शन लेके रखते हो, तो आज मान लीजिए कोई एक बेबी बॉर्न हुआ, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, ठीक है ना, तो वो तुरंत पॉलिसी में, तभी से क्योंकि उसका एक चार्ज ऑलरेडी लिया रहता है प्रीमियम,
तो दैट विल बी कवर्ड और मतलब उसका क्लेम पेबल होगा, ठीक है ना। नाउ कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन, ठीक है ना, ये एक है जो कि मतलब ग्रुप पॉलिसीज में रहते हैं। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन? ये है कि मान लीजिए एक जो सम इंश्योर्ड बैंड है वो सेम सम इंश्योर्ड बैंड का एक एडिशनल सरप्लस अमाउंट लिया जाता है फॉर एवरी कॉर्पोरेट। मतलब ये कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे वांट टू ऑप्ट कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन और नॉट। क्योंकि काफी टाइम पे ऐसे देखा गया है कि कुछ कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, मान लीजिए वो लोग एक फॉर देयर एम्प्लॉइज वो लोग पॉलिसी लिए हैं 2 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन लेके रखे 10 लाख रुपए का। सब्जेक्ट वो लोग ऐसे क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड होता है और उसका हॉस्पिटलाइजेशन में ट्रीटमेंट के दौरान ऑलरेडी 2 लाख रुपए खर्चा हो चुका है, देन एचआर क्या करेगी, एचआर एक मेल करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को कि ये बंदा हम लोग का एडमिट हुआ है, उसका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो खत्म हो गया, हम लोग अप्रूव करते हैं कि ही कैन मतलब वहाँ से कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन से ऑप्ट कर सकते हैं हम। तो उसका वहाँ पे जो बेस सम इंश्योर्ड है उस लेवल का उसको मिल जाता है, दैट इज 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, ठीक है। तो दिस इज कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन। तो कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन जो है वो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अपना एक अलग से कैलकुलेट करके उसका रेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मतलब जीएमसी एंड जीपी में ऐसा कुछ जो रेटर तो कुछ है नहीं, बेसिकली ये डिपेंड होता है कि जो एक्सपायरिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है, तो उसका क्लेम रेशियो कैसा है ये सारा देखा जाता है। और अगर जो नया पॉलिसी अगर होता है तो उन लोगों का एक मतलब ट्रेंड रहता है, उन लोगों का एक इंडिविजुअल करके कैलकुलेटर रहता है, वहां से वो लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके एक रेट फिक्स करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। इसमें कॉर्पोरेट बफर के लिए एक चीज मेरे को जानना आपसे, हमारे एक क्लाइंट थे रॉयल में, तो उनके पास उन्होंने मतलब पहले तो ये नहीं था, ये तो अभी हाल फिलहाल स्टार्ट हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ कॉर्पोरेट बफर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो नहीं, कॉर्पोरेट बफर पहले से भी था, मतलब ये तो प्रोविजन था ना, मतलब ये आप ले सकते हो। अच्छा, ओके फाइन। तो ये जो कॉर्पोरेट बफर का था इसको लेकर डिस्कस हुआ, तो उसमें उन्होंने ये लिया, तो उनके जो स्टाफ जो थे तो उनको जो एक जन का था उनका सम इंश्योर्ड, जो उनकी मिसेस किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो उनका जो लिमिट था वो काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल में थे, तो उनका जो लिमिट था 2 लाख का या ऐसे कुछ 2.5 लाख का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, वो खत्म हो चुका था कि उनका बिल जो था ओवरफ्लो हो गया था। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट दिया था कि ये जो इनका कॉर्पोरेट बफर जो है उसमें से उनका 1 लाख और या समथिंग ये कर दिया जाए, ताकि क्या है कि उनके ऊपर थोड़ा उनको रिलैक्सेशन मिल जाए, तो फाइनेंशियल प्रेशर ना है। तो ऐसा कुछ था। तो लेकिन उसमें जैसे कि उनका बिल मेरे को यहाँ तक ध्यान में करीब 3,60,000 या 3,55,000 के आसपास आया था, 2 लाख था और 1 लाख किया था, तो बाकी रेस्ट अमाउंट उन्होंने पे किया था। तो इसमें ऐसा है कि वो जैसे कि एचआर पॉलिसी में अगर मेरे पास है, सॉरी मेरे पास बोल रहा हूँ, कंपनी के पास है, उन्होंने अगर मेल कर दिया कि भाई इसको जो है इसमें एडिशनल आप इतना ये कर दे, बाकी का जो रेस्ट है वो एम्प्लॉय पे करेगा, ऐसा कुछ बाउंडेशन रहता है या वो उसका जो टोटल बिल है वो बफर में से पूरा भी ऐड किया जा सकता है? नहीं, देखिए कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन का जो है वो है कि अगर मान लीजिए कि पॉलिसी में ऐसा लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल द बेस सम इंश्योर्ड 2 लाख, ठीक है, तो जो पॉलिसी बनता है यूजुअली कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन में ऐसा बनता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड ही और शी विल गेट। तो अभी एचआर ने वहां पे अगर मेल लिख दिया है कि 1 लाख रुपए, देन डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि उस बंदे ने उसको बोला है कि एचआर को कि मैम मुझे मान लीजिए कि और 1-1.5 लाख का ही जरूरत है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से शायद इन लोगों ने मतलब हाँ पर्टिकुलरली वो 1 लाख लेके मेल किया था। यूजुअली एचआर वो मेल नहीं करते, वो लोग सिर्फ बोल देते हैं कि इसमें से एडजस्ट कर, हाँ हम लोग इसको अप्रूव करते हैं कि आप इसके कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन से इसको आप उसको ले मतलब उनको उसको दो पेमेंट करने के लिए और रिम्बर्स जो भी मतलब ही कैन हैव दैट कॉर्पोरेट बफर प्रोविजन, मतलब वन टाइप ऑफ बफर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस है जो हम लोगों को चाहिए होता है फॉर मतलब अरेंजिंग कोटेशंस, जैसे नेम ऑफ इंश्योर्ड, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, फैमिली डेफिनेशन, पॉलिसी टाइप फ्लोटर नॉन फ्लोटर, टोटल नंबर ऑफ लाइव्स, सम इंश्योर्ड पर लाइफ, टोटल सम इंश्योर्ड, और जैसे इंश्योर्ड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, रिलेशनशिप।
अभी डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एंड रिलेशनशिप, ये तीनों तो चाहिए ही होता है, क्योंकि काफी टाइम पे हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई भी अगर कॉर्पोरेट ऐसे भी है कि दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज द एंटायर डेटा ऑफ देयर एम्प्लॉइज टेन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, आप ये 1 2 3 4 करके मेरे को सीरियल नंबर दे दो, लेकिन मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए और मतलब इन लोगों को जेंडर एंड रिलेशनशिप चाहिए, एल्स मतलब मैं तो वो कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे क्या रिलेशनशिप बेसिस पे तो वो मैं कैलकुलेट करना है कि कितने एम्प्लॉइज थे। अगर वो फ्लोटर में है तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड जो भी डिपेंडेंट है तो वो आपको एक चीज। और इसमें ये जो आपका है पॉलिसी टाइप फैमिली डेफिनेशन हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस, टोटल सम इंश्योर्ड मींस कि कंपनी का एंटायर का टोटल सम इंश्योर्ड इन द मींस देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल पर एम्प्लॉय का 2 लाख 10 एम्प्लॉय हो गए, तो इन टोटल वो मिला के जो 20 लाख। ये इसमें अगर कुछ जैसे कि कई जगह पे कुछ कंपनियों का रहता है, जैसे आप जानते हैं, आप हैंडल करते हैं कि एग्जीक्यूटिव को 2 लाख दिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव को 3 लाख दिया, मैनेजर का इस तरह से नहीं, वो तो देखिए वो सम इंश्योर्ड जो आप बोल रहे हो, तो सम इंश्योर्ड बैंड कैन डेफिनेटली वेरी, अच्छा ठीक है ना, वो टोटल कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि मैं अपने मैनेजर लेवल को 2 लाख दूंगा, ठीक है, वीपीस को 3 लाख या 4 लाख दूंगे ऐसे, तो दैट इज टोटल देयर डिस्कशन कि वो लोग पॉलिसी किस हिसाब से लेना होता है, मतलब लेना चाहते हैं, ठीक ना, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स। हाँ डिपेंडेंट डेफिनेटली। अच्छा, तो ये है बेसिक मान लीजिए जीएमसी का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों का इसमें कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा जीपीए में चला जाऊंगा। अच्छा, जीपीए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट ऑलमोस्ट सेम लाइक नॉर्मल पर्सन एक्सीडेंट, सिर्फ जब जैसे ये कॉर्पोरेट्स के लिए लिया जाता है, तो इसमें जैसे जो बेसिक कवरेज है वो है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पोररी टोटल डिसेबलमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद जीपीए। हाँ, जैसे ये बेसिक कवर रहे हैं, अभी ये कुछ एडिशनल कवर्स हैं जो कि हम लोग फर्स्ट पीच में हम लोग मतलब इंश्योरेंस कंपनी से प्रपोज करते हैं कि ये सब देने के लिए, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन फंड फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। अभी जीपीए में भी ऐसा है कि बहुत कंपनीज और भी बहुत एडिशनल कवरेजेस मतलब उसमें पॉलिसी में ला रहे हैं, जस्ट वो सेम एज कि मार्केटिंग में मुझे इसका पॉलिसी उससे अच्छा दिखाना है, तो प्रीमियम में भी चेंजेस आ जाएगा। प्रीमियम में देखिए, प्रीमियम में उसका जो चेंजेस है वो बहुत ही नॉमिनल चेंजेस है। जीपीए में तो वैसे आपको पता है कि बहुत ही नॉमिनल होते हैं। तो एक्चुअली क्या ना कि मैं जो ज्यादा कोशिश करता हूँ वो है कि अगर पॉलिसी में ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे कवरेजेस रहेंगे जो अगर आप किसी भी मान लीजिए एक ओपनली जो क्लेम स्टडी होते हैं, अगर आप क्लेम स्टडी करोगे ना तो आप देखोगे कि वो सब जो कवरेजेस है उसका कभी यूटिलाइज ही नहीं होता, लेकिन उसको लेकर पिच करते हैं लोग। तो एक्चुअली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सर देखिए, आप लोग ऐसा एक पॉलिसी लो जो आपके एम्प्लॉयज के काम है। ऐसा नहीं कोई मान लीजिए ठीक है वो कवरेजेस नहीं, उसके लिए आप एक प्रीमियम दे रहे हो लेकिन वो मतलब कुछ काम का आता नहीं है। तो इसलिए मैं बेसिक्स में ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि इंश्योर्ड को वो सब फैसिलिटीज मिले। अभी जीपीए में भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो ऑलमोस्ट सेम लाइक दैट ऑफ जीएमसी, सब्जेक्ट टू नेचर ऑफ बिजनेस एंड मंथली इनकम। क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस इसलिए क्योंकि जीपीए में जो रेट होता है वो रेट होता है कंसिडरिंग आप क्या जॉब करते हो, उस हिसाब से कैटेगरी में आता है। और मंथली इनकम इन द सेंस इसलिए क्योंकि जीपीए में जो सम इंश्योर्ड लिया जाता है दैट इज मतलब अ परसेंटेज ऑफ मतलब जो आपका मंथली सैलरी होगा उस हिसाब से। ज़्यादातर कंपनीज तो मैं देखता हूँ कि 60 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी लेके ही काम करते हैं। कुछ अभी ऐसे है कि जो कि 70 टाइम्स या 100 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी भी दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हाँ, 100 टाइम्स भी दे रहे हैं। एग्जांपल कंपनी, एग्जाम्पल जस्ट कुछ दिन पहले मैंने देखा भारतीय एक्सा एक केस में देखा, ठीक है ना। तो मैंने उनको क्वेरी किया था कि एक्चुअली वी हैव आस्क्ड फॉर दिस, सो दे सेड नहीं वी आर एग्रीइंग, मतलब हम लोग वो 100 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए हम लोग देखिए इसमें कि एक दो कंपनी जो 100 टाइम्स दे रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग तो डेफिनेटली अगर उसका प्रीमियम अच्छा तो उसको पिच करेंगे ही, लेकिन हम लोग जो चलते हैं वो कि जनरल टर्म्स पे, अगर मान लीजिए 10 कंपनी मेरे को 60 टाइम्स दे रहा है और 2 कंपनी मेरे को 100 टाइम्स दे रहा है, तो मुझे वो 10 का जो है बाकी उस हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो नंबर ऑफ कोटेशंस जो मैं जुगाड़ करूंगा फॉर इंश्योर्ड, ठीक है ना, तो वो मेरा वहां पे कम हो जाएगा ना, ऑप्शंस कम हो जाएंगे, तो इसीलिए। अच्छा, जीपीए एंड जीएमसी में जब ये मार्केट रिन्यूअल होता है तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को चाहिए होता है फॉर अरेंजिंग कोटेशंस, एक्सपायरिंग पॉलिसी, एज ऑन डेट प्रीमियम डिटेल्स, एक्टिव डेटा ऑफ द एम्प्लॉयज, डिटेल क्लेम एमआईएस, आईसीआर इनका क्लेम रिपोर्ट, क्लेम नॉर्मली ये जो ऊपर के 5 1 2 3 4 5 ये हैं, ये तो हर एक कोटेशंस में हम लोग को चाहिए होता है फॉर अरेंजिंग कोटेशंस। क्लेम एमआईएस एंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर रिपोर्ट, ये हम लोग तभी जुगाड़ मतलब चाहते हैं, मान लीजिए काफ़ी टाइम पे ऐसे देखा जाता है कि कोई एक कॉर्पोरेट का इस साल बहुत खराब क्लेम एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, लेकिन उन लोगों का पिछले 1-2 साल में मतलब उन लोगों का बहुत अच्छा क्लेम रिकॉर्ड था, ठीक है, तो इन दैट केस इट हेल्प्स अस अ लॉट टू नेगोशिएट विद द इंश्योरेंस कंपनीज कि आप एक बार देखो कि ऐसे तो एक बार हो ही सकता है कि किसी कारणवश, जैसे हम लोग एक तो कॉर्पोरेट में जस्ट देखे हैं, उन लोगों का क्लेम रिकॉर्ड पास बहुत ही अच्छा रहता है, इस साल उन लोगों का 2-3 ऐसा क्लेम आया है कि दे हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 150 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम दे हैव पेड, ठीक है ना, तो उसमें क्या हम लोग वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि सर आप इसका प्रीवियस एक बार देखो, और जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं उसका आप एक बार देखो कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, उस हिसाब से आप तो उसको कंसीडर कर ही सकते हो। तो बेसिकली इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज़ है जीपीए में ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है ये बहुत कम होता है रेट, जीपीएस में ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज प्रेफर करते हैं कि लास्ट 3 इयर्स का क्लेम एक्सपीरियंस देने के लिए फॉर प्रोवाइडिंग कोटेशंस। लेकिन ये लास्ट ईयर का क्लेम जो है वो मिल पाना जीपीए में बहुत टफ रहता है। नहीं, जीपीए में देखिए, जीपीए में ये जो होता है ये इंश्योर्ड ही दे देते हैं, ज्यादातर मैं केसेस में देखा हूँ इंश्योर्ड के पास रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी है तो वो रखते हैं, लेकिन अगर उस साइज की अगर कंपनी नहीं है तो उनके पास मिलना टफ रहता है, ये मतलब मैं नहीं डेफिनेटली आई डू एग्री दैट, लेकिन क्या बोले तो अभी जीपीए में एक प्लस पॉइंट भी और है, ठीक है ना, जीएमसी में क्या आपका तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड है, ये है वो है, इतना सारा ऑप्शन रहता है, जीपीए में कब ट्रिगर होगा, कोई अगर एक्सीडेंटल होता है कुछ ही, और एक्सीडेंटल आप देखोगे कि मतलब वो तो ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत रेयर ही होगा, तो इसलिए क्या बोलते हो कहीं ना कहीं से मैं बहुत कम देखा हूँ कि कोई इंश्योर्ड मतलब बोल नहीं पाता कि नहीं सर मेरे पास कुछ मतलब है नहीं, वो लोग बोल ही देते नहीं सर लास्ट 2 साल में कुछ नहीं हुआ, हाँ पिछले साल ऐसा हुआ था, एक बंदे का ऐसा हुआ था, अप्रोक्स इतने का क्लेम था। लेकिन आपको वो एक्सेल जो या नहीं एक्सेल में देखिए जीपीए में ऐसा हम लोग इंश्योर्ड को बोलते हैं वर्बली कि सर देखिए एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका लगभग 20,000 का क्लेम हुआ था, ठीक है, कैसे एक्सीडेंट होता है, जैसे वो बाइक से गिर गया था, ये दैट्स इट, उतना मुझे डिटेल में नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 इयर्स का क्लेम एक्सपीरियंस किसी के पास भी उतना रहता नहीं, तो जस्ट फॉर अ चेक कि हाँ इसका मतलब इन लोगों का क्लेम मतलब एक्सपीरियंस उतना खराब है नहीं, ठीक ना, तो उस बेसिस पे इसका रेट पे थोड़ा असर आता है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइएगा, जैसे कई दफा ऐसा होता है जीपीए में कि हम उससे पूछे कि सर आपका लास्ट 5 ईयर में कोई क्लेम है कि नहीं है, ठीक है, वो अपना देखा रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड जो भी है बता रहे नहीं हमारा पिछला 5 साल में कोई सिंगल क्लेम नहीं है, लेकिन शायद उनका क्लेम रहा हो, मेरे को नहीं मालूम, एज अ गुड फेथ जो उन्होंने कहा मैंने उस तरह से मेल में दे दिया या कंफर्म कर दिया या उनसे मेल में मैंने लेके दे दिया, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट में उसने कभी क्लेम किया था या नहीं? देखिए आप भी अटमोस्ट गुड फेथ पे काम कर रहे हो, ठीक है, इंश्योर्ड जो आपको बोलेगा आप उसके ऊपर आपको मजबूरन चलना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अभी हम लोग के पास क्या डेटा है, इंश्योर्ड हैज प्रोवाइडेड अ मेल, ही हैज गिवन अ कंफर्मेशन टू अस दैट कि हम लोग के लास्ट 5 इयर्स में कोई क्लेम एक्सपीरियंस नहीं, दैट इज व्हाट वी शेयर टू द इंश्योरेंस कंपनीज, द इंश्योरेंस कंपनीज उस बेसिस पे कोट करेगा। ऐसा भी काफी टाइम में देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए देखिए इंश्योरेंस कंपनी आज इसके पास पॉलिसी कल उसके पास पॉलिसी है और किसी ना किसी के पास से रिकॉर्ड आ ही जाता है, तो ठीक है वो लोग मान लीजिए कि जिसके पास रिकॉर्ड रहता है तो वो लोग उसमें उतना मतलब
जिसको बोलते हैं प्रॉमिसिंग रेट, वो उतना देते नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता रहता है। लेकिन बात बाकी इंश्योरेंस कंपनी, अभी अगर कोई हम लोग को डिस्क्लोज करता है और अगर इंश्योर्ड ही बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ क्लेम है नहीं, तो मैं तो इंश्योर्ड को और मतलब ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता ना कि नहीं सर आपके पास तो क्लेम है। कई तो मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हम ये इंटायर डिपेंड करते हैं इंश्योर्ड जो डिक्लेरेशन हम लोग को देगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि उसका लास्ट 2-3 साल में क्या कुछ क्लेम हुआ था भी नहीं है वो जुगाड़ करना। तो व्हाट ही विल गिव अस इन राइटिंग, हम लोग को उसके बेसिस पे चलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएमसी एंड जीपीए, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।